60 साल पहले एक लड़की का शव ट्रेन में मिला था। उसके आसपास कोई सामान नहीं था और उसके पास कुछ भी नहीं था जो पुलिस को हत्यारे तक पहुंचने में मदद कर सके। हत्यारे तक पहुंचना बहुत दूर का मामला था। पुलिस को लड़की के बारे में कोई जानकारी भी नहीं मिल पाई। यह एक ऐसे समय था जब मोबाइल फोन नहीं था, सीसीटीवी कैमरा नहीं था और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं थे। लड़की प्रथम श्रेणी के डिब्बे में सफर कर रही थी और ट्रेन मद्रास से मुंबई जा रही थी और यह भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक है। यह कहानी 16 अगस्त 1964 की है। उस समय मद्रास से मुंबई तक एक ट्रेन यात्रा करती थी और यह एक बहुत ही प्रसिद्ध ट्रेन थी। ट्रेन दादर नाम के एक स्थान को पार कर गई थी और मुंबई पहुंचने वाली थी। उस समय कोच के अटेंडेंट ने डिब्बे के दरवाजे पर दस्तक दी। कंपार्टमेंट में 2 लोग थे, एक लड़की और एक लड़का था। लड़के ने पहले परिचारक से सूचना देने को कहा था। कल्याण पहुंचने पर अटेंडेंट ने बताया कि चिंता न करें, मैं तुम्हें जगाऊंगा। लेकिन परिचारक भूल गया और जब तक उसे याद आया वे दादर पहुंच गए थे। फिर उसने सोचा कि ठीक है कि वह उसे वहां जगाएगा, इसलिए वह कंपार्टमेंट की ओर चला गया और दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद जब कोच के अटेंडेंट ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि लड़का अपनी सीट पर नहीं था। परिचारक ने सोचा कि लड़का पहले उतर गया हो सकता है, लेकिन फिर उसने सीट के निचले हिस्से से एक हाथ बाहर निकला देखा जहां बैग रखे जाते हैं। यह समझते हुए वह डर गया और जल्दी से झुक कर देखा। उसने एक लड़की को वहां लेट देखा। उसने जल्दी से उसे बाहर निकाल दिया, यह सोचकर कि वह बेहोश है। इसके बाद उसने ट्रेन की चेन खींचकर उसे रोकने के लिए पुलिस को फोन किया। जल्दी ही लड़की को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि लड़की की मौत हो चुकी है। यह सुनकर सब चौंक गए। यह पुलिस मामला में बदल गया और जल्द ही पुलिस पहुंची। इसके बाद ट्रेन को मुंबई ले जाया गया और जिस डिब्बे में लड़की का शव मिला उसे सील कर दिया गया था और अब पुलिस की एक टीम अस्पताल में थी, जबकि एक और टीम ट्रेन में थी। हालांकि लड़की के कपड़े और सोने की अंगूठी के अलावा कंपार्टमेंट में कुछ नहीं था और लड़की का कोई बैग नहीं था और न ही लड़के का कोई बैग था। पुलिस ने सोचा कि क्या चोर यहां चोरी करता है, वह अपने साथ लेने के बजाय सोने की अंगूठी जैसी इतनी मूल्यवान सामान क्यों छोड़ देगा। पुलिस ने लड़की के हाथ से अंगूठी को हटाने की कोशिश की, लेकिन यह इतनी तंग थी कि वह उतार नहीं सकी। अंगूठी पर एक पत्र उकेरा हुआ था जिसका नाम पी था। पुलिस ने सोचा कि यह लड़की के उपनाम या उससे जुड़े किसी व्यक्ति से संबंधित हो सकता है, लेकिन उनके पास कोई अन्य जानकारी नहीं थी। वह कौन थी, कहां से आई थी या क्या करती थी। पुलिस ने जब डिब्बे की तलाशी ली तो उन्हें खिड़की के पास एक कुचल हुआ सिगरेट पैकेट मिला और चारों ओर कई सिगरेट के बट बिखरे हुए थे। इससे पुलिस को यह मानना पड़ा कि लड़की के साथ लड़का भारी धूम्रपान करने वाला था, जो अक्सर धूम्रपान करता था। एक अधिकारी ने पुलिस को बताया कि चूंकि वहां कई सिगरेट के बट थे, सभी कैंची ब्रांड से हैं, इसलिए पुलिस के पास अब सिगरेट का एक पैकेट और सिगरेट का एक पैकेट सिर्फ एक लड़की की अंगूठी थी। ट्रेन बुकिंग करते समय हम यात्रियों का नाम लिखते हैं, मोबाइल नंबर। पुलिस ने कहा कि वे आरक्षण सूची की जांच करेंगे ताकि यह देखा जा सके कि क्या उन्हें और सुराग मिल सकते हैं। जब पुलिस ने डिब्बे के सामने लिखे आरक्षण नाम को देखा तो तमिलनाडु का पता के साथ 2 नाम एल कंदास्वामी और के कंदास्वामी थे। जब पुलिस ने पते की जांच के लिए तमिलनाडु पुलिस से संपर्क किया तो उन्हें पता चला कि पते गलत दिए गए थे। दूसरी तरफ पुलिस ने बच्चियों का पोस्टमार्टम कराकर शव को अस्पताल में रखा है। उन्हें उसकी उपस्थिति और नाम से संदेह था कि वह दक्षिण की थी। मुंबई पुलिस ये सोचती है कि आरक्षण में दिए गए नाम भी झूठे हो सकते हैं, क्योंकि जो कोई झूठा पता दे सकता है वह भी झूठा नाम दे सकता है। अब पुलिस के पास एक और सुराग था, लड़की की एक अंगूठी जिस पर पी अक्षर नक्काशीदार था। पुलिस समझ नहीं सकी कि लड़कियों को रिंग से पूरा विवरण कैसे प्राप्त किया जाए, क्योंकि उसने आरक्षण के लिए जिस नाम का इस्तेमाल किया था वह एल था और लड़के का नाम के था। वे हैरान थे कि उसने पेशाब वाली अंगूठी क्यों पहनी थी और इस मटर का उसके साथ क्या संबंध था। इसके बाद पुलिस ने युवती की तस्वीर अखबारों में प्रकाशित की। पुलिस ने लड़की की तस्वीर मद्रास के आसपास के अखबारों में प्रकाशित की, उम्मीद करते हुए कि उसे पहचानने वाला कोई उनसे संपर्क करेगा। यह रणनीति काम करती थी। तमिलनाडु के सलेम जिले के एक डॉक्टर ने पुलिस से संपर्क किया और लिखा कि वह लड़की को जानता है और वह उनके इलाके में रहती है। वह कुछ दिनों से लापता थी और उसका नाम पोप था। पुलिस को यकीन हो गया कि लड़की का नाम वास्तव में पोप था, क्योंकि उसने उस अंगूठी में पत्र पहना था।
उस पर पेशाब करो। तब पुलिस ने डॉक्टर को जवाब दिया और कहा कि उसे लड़की के परिवार के साथ आकर उस लड़की की पहचान करनी चाहिए। डॉक्टर ने लड़की की मां को मुंबई भेजने के लिए अपना पैसा खर्च किया, जहां लड़की का शव अस्पताल में रखा गया था। लड़की की मां ने उसी ट्रेन से मुंबई पहुंची और पुलिस ने आने पर उसे मोर्चरी ले जाया। जब उसने लड़की को देखा तो वह रोने लगी, क्योंकि वह वास्तव में उसकी बेटी थी। मां ने पुष्टि की कि उसकी बेटी है। फिर पुलिस ने युवती की मां से पूछताछ की, जिन्होंने खुलासा किया कि उसकी 5 बेटियां हैं और पापा की शादी लगभग 2 साल पहले हुई थी। उसकी अन्य सभी बेटियों की शादी भी हो चुकी थी। हालांकि पापा का पति उसे बहुत यातना देता था, जिसके कारण उसने उसे तलाक दिया। तलाक के बाद उसने मुआवजे के लिए मुकदमा दायर किया था। पुलिस को आशंका है कि लड़की की मौत का जिम्मेदार पति हो सकता है। दूसरी ओर कोच अटेंडेंट ने ट्रेन में लड़की के साथ मौजूद लड़के का चेहरा देखा था। अगर वह फिर से देखता है तो वह उसकी पहचान कर सकता है। पुलिस ने कोच अटेंडेंट को पॉपल के पति की तस्वीर दिखाई, लेकिन उन्होंने कहा कि उस दिन लड़की के साथ लड़का नहीं था। लड़की की मां ने तब उल्लेख किया कि उसे गांव के प्रमुख को आमतौर पर सरपंच कहा जाता है, जिसे हत्यारा माना जाता है। वह अपने पति से भी संपर्क में था। इसके बाद पुलिस गांव पहुंची और ग्रामीणों से सरपंच के बारे में पूछा। ग्रामीणों ने कहा कि उनका सरपंच बहुत अच्छा आदमी है और ऐसा नहीं कर सकता। पुलिस ने पूछा कि क्या उनके सरपंच ने सिगरेट पिया और शराब पी ली। ग्रामीणों ने जवाब दिया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। पुलिस ने तब सोचा कि लड़की के साथ देखे गए व्यक्ति के लिए इतना भारी धूम्रपान करने वाला कैसे हो सकता है, क्योंकि घटनास्थल पर कई सिगरेट के बट मिले थे। पुलिस ने कोच अटेंडेंट को सरपंच की तस्वीर दिखाई और पूछा कि क्या वह लड़की के साथ देखा गया व्यक्ति है। कोच के अटेंडेंट ने कहा कि वह उस समय लड़की के साथ नहीं था। अब पुलिस बहुत हैरान थी, क्योंकि लड़की का पति नहीं था। घटना के समय सरपंच उसके साथ नहीं था। वे अब यह पता लगाने में फंस गए थे कि हत्यारा कौन था, उस समय लड़की के साथ कौन था और वह उसे क्यों मारना चाहता था। पुलिस के पास हत्यारे की तरफ ले जाने के लिए कोई सबूत या थोड़ा सा सुराग भी नहीं था। पुलिस ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी टीम को यह पता लगाने का निर्देश दिया कि जिस गांव में लड़की रहती थी, कितने पुरुषों ने कैंची ब्रांड की सिगरेट पीते थे। पुलिस टीम गांव में गई और सिगरेट बेचने वाले दुकानदारों से कैंची ब्रांड पीने वाले लोगों के बारे में पूछा। सभी जानकारी जुटाने के बाद उन्होंने लोगों की सूची बनाई। उनमें से कुछ शरीर धूम्रपान करते हैं, जो मूल रूप से सस्ती सिगरेट हैं, और बहुत कम लोग केवल असली सिगरेट धूम्रपान करते हैं। पुलिस ने तब इन लोगों के घरों का दौरा शुरू किया और फिर पहले पुलिस वहां जाकर जानकारी एकत्र करती थी कि पोप के साथ उनके रिश्ते क्या थे और वे उसे कैसे जानते थे। अगर उन्हें पता चला कि उनके और पॉपल के बीच कोई संबंध नहीं है, वे कोच अटेंडेंट को अपनी तस्वीरें दिखाएंगे। जब कोच अटेंडेंट ने यह भी कहा कि ये लोग नहीं हैं, तो पुलिस के पास केवल एक व्यक्ति से पूछताछ करने के लिए छोड़ दिया गया था। हालांकि यह व्यक्ति गांव में नहीं था, वह कहीं चला गया था। यह सब पूछताछ करते ही वह गांव लौट आया। पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि यह व्यक्ति कौन है, तो उसका नाम पलानी स्वामी है। पुलिस ने पूछा कि क्या इस व्यक्ति ने सिगरेट पिया है, और उन्हें पता चला कि हां, वह है। पुलिस उसके घर गई और संयोग से स्वामी आते ही सिगरेट धूम्रपान कर रहे थे। इसके अलावा वह उसी ब्रांड की सिगरेट धूम्रपान कर रहा था जिसे पुलिस जांच कर रही थी कि गांव में किसने उस ब्रांड का धूम्रपान किया था। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और बताया कि उन्हें पूछताछ की जरूरत है। उसे जेल ले जाने के कुछ ही देर बाद पुलिस के सामने सच सामने आया। उन्हें पता चला कि 15 और 16 अगस्त को वह अपने में नहीं था, गांव और कहीं अज्ञात चला गया था। फिर पुलिस ने कोच अटेंडेंट को उसकी तस्वीर दिखाई, जिसने उसे उस समय लड़की के साथ पहचान लिया था। उसके खिलाफ सारे सबूत के साथ पुलिस उसे मुंबई ले गई। वहां उन्होंने उसे बताया कि सच्चाई छिपाने का कोई मतलब नहीं है और उसे जो कुछ भी उसने किया है उसे स्वीकार करना चाहिए। कहानी यह थी कि जब पॉपल की शादी हुई तो उसके पति ने उसका गाली लगाना शुरू किया और स्वामी, जो मद्रास की यात्रा करते थे, वहां उससे मिले। वे शुरुआत में अच्छे दोस्त बन गए और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और स्वामी अपना सारा पैसा पोप पर खर्च कर रहा था। वह जो भी मांगती थी, जो भी कपड़े चाहती थी, जो भी महंगी चीजें मांगती थी, स्वामी उसे सब लाएगा। और अब उनके रिश्ते में 1 साल बीत चुका है और इस दौरान पोप ने अपने पति से तलाक दे दिया था। स्वामी ने सोचा कि पोप उनसे शादी करेंगे, लेकिन एक दिन स्वामी को गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी बचत पोप पर खर्च की थी।
जब स्वामी ने पोप से पैसे मांगे, उसने कहा कि उसके पास कोई नहीं है। इससे स्वामी को गहरा चोट आई, लेकिन उसने उसे नहीं दिखाया। तब स्वामी ने सोचा कि अगर वह उसे दिए गए सारे गहने वापस ले सकते हैं तो उसका वित्तीय संकट हल हो सकता है। इसलिए उसने एक योजना बनाई। उन्होंने पोप से कहा कि वह उसे मुंबई ले जाएंगे। यात्रा करना पसंद करने वाले पोप खुशी से सहमत हुए। स्वामी ने उसे अपने सभी गहने लाने को कहा ताकि वे मुंबई में इसे फ्रांट कर सकें। पोप ने सहमति व्यक्त की। अनभिज्ञ था कि स्वामी ने हत्या की योजना पहले तैयार कर ली थी। उन्होंने ट्रेन में प्रथम श्रेणी का डिब्बे बुक किया और दोनों 15 अगस्त को मद्रास से ट्रेन में सवार हुए। 16वें दिन तक वे पुणे पहुंच गए थे और उनके डिब्बे में कोई और नहीं था। स्वामी ने पानी की बोतल में जहर मिलाया था। उसने उसे पहले जहर नहीं दिया क्योंकि उसे डर था कि ट्रेन कर्मचारी उसे पकड़ सकते हैं। उन्होंने मुंबई पहुंचने से ठीक पहले उसे देने की योजना बनाई। स्वामी ने अपनी योजना को पूरा किया। उसने उसे पानी की बोतल दी और पानी पीने के बाद पॉपल की हालत बिगड़ गई। स्वामी पॉपल का गला घोंटने लगा। पॉपल चेतन था, खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, पर स्वामी ने पकड़ मजबूत की। शीघ्र ही पॉपल की मृत्यु हो गई। स्वामी ने शव को सीट के नीचे सामान के साथ छिपाया, पर एक हाथ बाहर रह गया। वह अगले स्टेशन पर उतरने का इरादा रखता था, इसलिए शीघ्रता में था। स्वामी ने पॉपल का सारा सामान चुस्ती से उतारा, पर एक कसी अंगूठी निकालने में मुश्किल हुई। अगला स्टेशन नजदीक था और उसे ट्रेन छोड़नी थी। बुकिंग करते समय उसने पहचान छिपाने हेतु झूठे पते और नाम का इस्तेमाल किया। पोप ने भी सहमति व्यक्त की क्योंकि नहीं चाहती थी उसकी यात्रा के बारे में किसी को पता चले। अंततः पुलिस ने पकड़ा। स्वामी को गिरफ्तार कर अदालत में सारे प्रमाण पेश किए गए। स्वामी के बाल पॉपल की अंगूठी पर पाए गए जो उसने मुक्त होने की कोशिश में खींचे थे। बालों का परीक्षण स्वामी के बालों से मेल खाता था। अतिरिक्त साक्ष्य ने पॉपल की हत्या में उसका दोष सिद्ध किया और उसे जीवन भर के लिए कारावास हुआ। पुलिस ने तब बिना आधुनिक उपकरणों के हत्यारों को पकड़ लिया। उन्होंने हत्यारे को पकड़ने का संकल्प किया। स्वामी ने पॉपल को मारने का निशाना बनाया क्योंकि उसे धन की जरूरत थी। स्वामी ने बड़ी भूल की। यदि उन्होंने पॉपल पर अपने धन को न उड़ाया होता तो वित्तीय संकट का सामना न करना पड़ता। सब कुछ गंवाकर छोटी सी रकम भी न बची। पैसे वापस पाने की कोशिश में उसने हत्या की। अंततः उसे न तो धन मिला और न ही स्वतंत्रता। यह थी आज की कहानी। इस सफर में हमसे जुड़ने का धन्यवाद। आशा है आपने सामग्री का आनंद उठाया और इसे महत्वपूर्ण पाया।